गुड इवनिंग। शिक्षा की पाठशाला में आज हम कारक पढ़ेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर वो चाहे यूपीएससी हो या फिर लेखपाल, है ना। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आपको जीरो से हीरो ज़रूर बनाएंगे। बस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। यदि ये वीडियो छूटा तो वीडियो में सिलेक्शन का सपना टूटा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कारक, जिसे इंग्लिश में केस कहते हैं। यहाँ पर बहुत से बच्चों का सवाल उठता है कि सर कारक क्या है। तो बच्चों याद रखिए, क्रिया का जब सीधा संबंध संज्ञा के साथ होता है तब कारक बनता है। क्या बनता है? कारक बनता है। और जो ये कारक है, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो क्या है चिन्ह प्रकट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति, जो कि ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अभी परिभाषा के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं। पेड़ क्या है? कारक विभक्ति है। संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। नाम है तो संज्ञा है, नाम नहीं है तो क्या है? सर्वनाम है। तो ये क्या है? पेड़ सर्वनाम है। फल लगना क्या है? क्रिया है। तो मैंने परिभाषा बताई कि संज्ञा का सीधा संबंध क्रिया के साथ हो या क्रिया का सीधा संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो तो क्या है? वो कारक बनाती है। और जो कारक के साथ संज्ञा सर्वनाम चिन्ह प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ये पर चिन्ह लगा हुआ है ये क्या है? एक प्रकार की विभक्ति प्रकट कर रहा है, जो कि फल और पेड़ के साथ में क्या है? संबंध स्थापित कर रहा है। पेड़ पर फल लगते हैं तो पर क्या हुआ? विभक्ति हुआ। क्या है? पर विभक्ति है। अब ये विभक्ति और कारक हम आगे वीडियो में और अच्छे से समझते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि हिंदी में जब कारकों की संख्या पूछे तो वहाँ पर आप 8 बताएंगे। चलिए समझते हैं कारक को और उनकी विभक्तियों को। कारक एवं कारक चिन्ह, तो ये टेबल जो है आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में आपके आएगा वाक्य और वाक्यों के बीच में छुपा होगा आपका कारक चिन्ह। वहाँ पर ने भी हो सकता है, को भी हो सकता है, से के द्वारा भी हो सकता है, काकी के इत्यादि सब हो सकते हैं। वहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है या कर्म कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है। और जितने हमारे 8 कारक हैं उनसे संबंधित कुछ भी वहाँ पर विभक्ति दे सकता है। आपसे पूछ सकता है कि इस विभक्ति में कौन सा कारक छुपा हुआ है, इस वाक्य में कौन सा कारक छुपा हुआ है। तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। तो पहले आपको इस टेबल को देख लेना है और समझना है। तो यहाँ पर क्या है? कर्ता ने, कारक चिन्ह क्या है? कर्ता का ने। कर्म का क्या है? कारक चिन्ह को। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। करण से के द्वारा, तो करण से के द्वारा। संप्रदान को के लिए हेतु, ये क्या है? हमेशा सहायता करता है। क्या करता है? सहायता के लिए। ये वाक्य में हमेशा, वाक्य जब भी आपको दिया होगा तो वहाँ पर वाक्य दर्शाएगा कि ये क्या है? कर्ता जो है क्रिया की सहायता कर रहा है और सहायता के बीच में क्या होगा आपका? को के लिए हेतु लगा होगा। अपादान से, ये हमेशा अलगाव का जो है तो क्या चिन्ह प्रकट करेगा। जैसे गंगा जो है गोमुख से निकलती है तो ये इस प्रकार से अलगाव का चिन्ह जो है प्रकट करेगा। संबंध यहाँ पर दिखाएगा। संबंध काकी के रारी रे। अधिकरण, अधिकरण के साथ चिन्ह कौन लगेगा? में, पर, विषय में। संबोधन के साथ कौन लगेगा? तो संबोधन का चिन्ह कोई नहीं होता। याद रखना, संबोधन के कोई चिन्ह नहीं होता है। ये तो केवल आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी संबोधन का वाक्य होगा तो केवल ये वाला चिन्ह होगा। ये जो आपको दिया हुआ है हे, अरे, ए, ओ, हाय,
ये आपको वहाँ पर दिया होगा, उसके साथ में क्या होगा, ये चिन्ह दिया होगा। इस माध्यम से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर संबोधन कारक है। और बाकी में क्या है कि जैसे आपादान होगा तो वहाँ पर से लगा होगा, तो आप पहचान जाएंगे। और अलगाव आदि प्रकट हो रहा होगा वाक्य, तो समझ जाएंगे कि ये आपादान कारक है। इसमें इस वाक्य में क्या है, आपादान कारक है। अब जैसे संबंध का होगा कारक, तो काकी के रारी रे, उस वाक्य में क्या जुड़ा होगा, काकी के रारी रे। तो आप बता देंगे कि यह वाक्य है, संबंध स्थापित कर रहा है। लेकिन संबोधन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर ये जो दिए हुए हैं, इस चारों में से बहुत ही कम मात्रा में आपको मिलेंगे। बस क्या है कि आपको चिन्ह मिल जाएगा, चिन्ह के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि क्या है, संबोधन कारक है। तो इस टेबल को याद कर लेना है। अब समझते हैं हम कि कैसे आप कारक को और कारक की विभक्तियों को समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्ता कारक को। इससे पहले हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा को। परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। और इसका ने चिन्ह जो है कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं लगता है। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पर दिया है, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ। और ये क्या कार्य कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर तो हम बता देंगे कि ने जो है यहाँ पर क्या है, कर्ता चिन्ह जो क्या है, कर्ता की विभक्ति है। क्या बता देंगे, चिन्ह लगा हुआ ने, तो हम क्या बता देंगे कि ये ने जो है कर्ता की विभक्ति है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, सेंटेंस दे देगा, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें ने जो है किस कारक के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि ने विभक्ति जो है किस कारक के अंतर्गत आती है, यहाँ पर कर्ता कारक। कभी कभी कर्ता पूछ देता है, कभी पूछ देता है केवल ने को, कि ने जो है किस कारक के अंतर्गत आती है, आता है। तो आप बताएंगे कर्ता कारक के अंतर्गत। अब जब आपको यहाँ पर कारक चिन्ह ही ना दे, विभक्ति ही ना दे, तब कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह छिपा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पक्षी उड़ता है। क्या है एग्जाम्पल, पक्षी उड़ता है। तो अभी परिभाषा क्या पढ़ी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। तो पक्षी क्या कर रहा है, पक्षी उड़ रहा है, उड़ता है, तो पक्षी क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना ने है, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पर ने चिन्ह क्या है, छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो लगा ही नहीं है चिन्ह। यहाँ पर क्या भी रखा है कि कभी लगता है कभी नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस अवस्था में यदि ऑप्शन में दिया होगा कि शून्य चिन्ह, क्या दिया हो, शून्य चिन्ह या शून्य कारक दिया हो, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, शून्य कारक। यदि वहाँ पर शून्य कारक नहीं है तो आप क्या बताएंगे कि ये क्या है, इस वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह जो है छिपा हुआ है। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं दूसरे कारक को, कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, तो जिस पर क्रिया पर प्रभाव पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म के साथ को जो चिन्ह है कभी लगता है कभी नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल से और समझते हैं, राहुल ने चोर को पकड़ा, तो राहुल क्या है, संज्ञा है। अब यहाँ पर चोर क्या है, चोर हमारा हो गया कर्म, पकड़ा क्या हो गया, क्रिया हो गई हमारी। क्या है, पकड़ा, क्रिया। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यहाँ पर किसको जो है प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मिल जाएगा कर्म कारक में, किसको का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मिल जाएगा। जैसे राहुल ने पकड़ा, तो किसको पकड़ा, यहाँ पर किसको आप वहाँ पर जोड़ देंगे अपने मन से, तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, कर्म कारक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, को क्या हो जाएगा, को चिन्ह हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे राहुल ने चोर को पकड़ा, किसी ना किसी को तो पकड़ा होगा, चोर की जगह कोई और ले सकता है, कोई और शब्द ले सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, को क्या हो गया हमारा, कर्म कारक है। इस प्रकार से हम कर्म कारक को
पहचान सकते हैं। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में दिया होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में ना दे, इस प्रकार से दिया और दूसरे एग्जाम्पल की तरह राम पुस्तक पढ़ रहा है, अधिकतर यही वाक्य जो है प्रश्न में हमें परेशान करते हैं। इसी प्रकार से वाक्य दे देते हैं और यहाँ पर हमें पहचानना होता है कि यहाँ पर कर्म कारक है या कर्ता कारक है या कौन सा अपादान कारक है। जो भी कारक है यहाँ पर इसको पहचानना होता है कि इसमें कौन सा कारक छुपा हुआ है। तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो मैंने बताया कि किसको आप प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर उपयोग करेंगे तो पता चल जाएगा कि पुस्तक को पढ़ रहा है या कुछ, मतलब यहाँ पर क्या होगा, राम पढ़ रहा है तो किसको पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो लिए होगा वो, तो पुस्तक लिए होगा या कुछ और लिए होगा, किसी को पढ़ रहा होगा, तो राम क्या है, पुस्तक को पढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। यदि वहाँ पर कर्म कारक ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, शून्य कारक लगाएंगे। मैंने कर्ता कारक में आपको बताया कि यदि वहाँ पर कर्म कारक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और इस प्रकार का एग्जाम्पल है तो आप क्या लगाएंगे, शून्य कारक लगाएंगे। अब नोट जहाँ पर दिया हो तो मैंने बताया था कि उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। नोट क्या कह रहा है, कहना और पूछना उसके साथ में हमेशा क्या है, से का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, राम ने रहीम से कहा। अब यहाँ पर तो कह नहीं सकता राम ने रहीम को कहा, राम रहीम से ही कहेगा, राम ने रहीम से कहा। तो यहाँ पर हम पहचान कर लेंगे कि यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। क्यों, क्योंकि कहना और पूछना के साथ में हमेशा क्या है, से का जो है प्रयोग होता है और वो किस कारक के अंतर्गत आता है, कर्म कारक के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर दिया अगला, राम ने श्याम से पूछा। तो यहाँ पर क्या है, से जो दिया हुआ है कारक चिन्ह, तो इससे हम समझ जाएंगे यहाँ पर पूछा और यहाँ पर क्या है, कहा। तो पूछने और कहने से हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक है। समझ गए होंगे। अब समझते हैं अगले कारक को। तीसरा है करण कारक। और करण कारक में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये वाक्य में आपको मिलेगा किसी न किसी सहायता के द्वारा, या सहायता कर रहा होगा, किसी न किसी की सहायता से वहाँ पर क्या होगा, वाक्य बना होगा। जैसे यहाँ पर दिया, राम गेंद से खेलता है। तो किससे खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। परिभाषा है, संज्ञा के जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। या आप कह सकते हैं क्रिया का साधन या उपकरण। क्या कह सकते हैं, क्रिया का साधन या सहायता कह सकते हैं, जिसपे क्रिया का साधन या सहायता मिले वो क्या है, हमारा करण कारक के अंतर्गत आता है। और जो है करण कारक के साथ से के द्वारा का बोध प्रायः मिलता है। हमेशा क्या है, करण कारक में क्या है, से और के द्वारा यहाँ पर क्या है, क्या है, बोध मिलता है। तो आप समझ जाएंगे कौन सा कारक है, वहाँ पर करण कारक है। जैसे एग्जाम्पल, राम गेंद से खेलता है। तो यहाँ पर क्या है, आप प्रश्न भी करेंगे किससे खेलता है, तो क्या है, गेंद से खेलता है। तो यहाँ पर से क्या है, से कारक चिन्ह मिल गया तो हम समझ जाएंगे वहाँ पर क्या है, करण कारक है। अब यहाँ पर दूसरा जैसे दिया है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। तो मैंने क्या बताया, से हो या फिर के द्वारा हो, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। तो यहाँ पर क्या है, आदमी चोर को लाठी के द्वारा, यहाँ पर क्या है, के छुपा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लाठी के द्वारा मारता है। किससे मारता है, लाठी से मारता है, या ये भी कह सकते हैं या लाठी के द्वारा मारता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, करण कारक होगा। आई होप कि आपको करण कारक भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले कारक की तरफ। चौथा है संप्रदान कारक। परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। और इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ जो है के लिए होता है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि को आपको दे देगा और क्या होगा, उसका अर्थ किंतु क्या निकलेगा, के लिए निकलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम श्याम के लिए गुलाब लाता है। तो यहाँ पर यदि प्रश्न करेंगे, राम
गुलाब लाता है, तो किसके लिए गुलाब लाता है? श्याम के लिए। तो यहाँ पर क्या है? के लिए जो है क्या है हमारा? के लिए कारक चिन्ह है, तो किस में आता है ये कारक? कौन से कारक में आता है? के लिए विभक्ति जो है संप्रदान कारक में आता है। तो आप समझ जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर वाक्य दिया होगा राम श्याम के लिए गुलाब लाता है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो आप बताएंगे यहाँ पर संप्रदान कारक है। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल है, जैसे हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। तो हम स्कूल जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना। क्या कहेंगे आप? हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? के लिए शब्द जो है यहाँ पर क्या है? के लिए विभक्ति क्या दर्शा रही है कि ये क्या है? संप्रदान कारक है। अब जैसे अगला एग्जाम्पल दिया है, माँ बच्चों को मिठाई देती है। तो मैंने अभी बताया कि इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, और किंतु क्या है? उसका अर्थ के लिए होता है। तो यहाँ पर माँ बच्चों को मिठाई देती है। माँ बच्चों को क्या है? यहाँ पर माँ बच्चों को मिठाई देती है। तो यहाँ पर आप प्रश्न करेंगे माँ बच्चों मिठाई देती है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको को क्या है? विभक्ति आपको वहाँ पर मिल जाएगी कि माँ किसको मिठाई दे रही है? बच्चों को मिठाई दे रही है। तो माँ क्या हो जाएगी? माँ क्या है? सर्वनाम है ना। किसको मिठाई दे रही है? तो वो बच्चों को मिठाई दे रही है। तो जहाँ पर को के लिए आपको मिले तो आप समझ जाए कि कौन सा है? संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? वहाँ पर संप्रदान कारक है। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में परेशान करने के लिए इस प्रकार से वाक्य देता है। ये वाक्य से तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर संप्रदान कारक है, वहाँ पर कर्ता कारक है, वहाँ पर कर्म कारक है ना। इस प्रकार से जो वाक्य देता है तो ये परेशान करते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर कैसे पहचानना है ये मैंने बता दिया। अब चलते हैं अगले कारक की तरफ। पांचवा है अपादान कारक। मैंने बताया था अपादान में क्या होगा? हमेशा अलगाव का क्या है? अलगाव का चिन्ह जो है वहाँ पर प्रकट होगा। अपादान का अर्थ ही होता है अलग होना। इसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक में से प्रयुक्त होता है। क्या होता है? से का प्रयुक्त होता है अलगाववादी के लिए। ठीक है ना। एक से और में प्रयुक्त होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं पढ़ा चुका हूँ किसमें से प्रयुक्त होता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो क्या है? हिमालय से गंगा निकल रही है, वो क्या है? अलग हो रही है। तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे से क्या है? अपादान कारक है। से विभक्ति किस में आ रही है? अपादान कारक में आ रही है। और क्या है? हिमालय से गंगा क्या है? अलग हो रही है। तो क्या हो जाएगा? से अपादान कारक में आ जाएगा। जैसे अगला है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष से क्या है? पत्ता अलग हो रहा है। अलगाववादी यहाँ पर क्या है? वाक्य बन रहा है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? से विभक्ति किस कारक के अंतर्गत आएगी? अपादान कारक के अंतर्गत आएगी। जैसे अगला एग्जाम्पल दिया है, घुड़सवार घोड़े से गिरता है। तो यहाँ पर से क्या है? किस में आ जाएगा? अपादान कारक में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, वाक्य दिया होगा इसमें कौन सा कारक है पूछेगा तो आप बताएंगे अपादान कारक है। या वहाँ पर अपादान कारक दिया होगा और पूछेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आप पहचान सकते हैं इसमें कौन सी विभक्ति है। आगे समझते हैं अगले कारक, संबंध कारक। जो एक दूसरे का संबंध दर्शाए वो संबंध कारक है। जैसे परिभाषा पढ़ते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध स्थापित हो उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ लेंगे। इसकी जो मुख्य पहचान है वो का की के रा री रे है। जैसे राम की किताब मेज पर है। तो किसकी किताब मेज पर है? राम तो हो गया हमारा संज्ञा क्योंकि नाम है। तो राम की किताब मेज पर है, तो किसकी किताब मेज पर है? यहाँ पर क्वेश्चन हम कर लेंगे वहीं पर तुरंत ही। किसकी किताब मेज पर है? तो यहाँ पर राम श्याम कुछ भी नाम हो सकता है, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा? इस संज्ञा सर्वनाम का क्या हो जाएगा? दूसरे शब्द से हमारा क्या होगा? संबंध स्थापित करेगा। तो हम समझ जाएंगे वो क्या है?
संबंध कारक है। तो राम की किताब मेज पर है, तो किसी किताब मेज पर है? राम की। तो ये जो का की के है, ये की जो विभक्ति है, तो हम पहचान लेंगे कि वहाँ पर क्या है, ये संबंध कारक है। की से हम पहचान जाएंगे कि इसमें क्या है, संबंध कारक है। समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे राम का घर दूर है। तो किसका घर दूर है? तुरंत क्वेश्चन करो, किसका घर दूर है? तो आपको पता चल जाएगा, जहाँ पर घर दूर है तो किसका घर दूर है? यहाँ पर कोई ना कोई संज्ञा होगी, कोई ना कोई सर्वनाम होगा, तो पता चल जाएगा कि उसका घर जो है दूर है। तो यहाँ पर क्या, राम का घर दूर है, तो राम का, तो ये का है, क्या हो जाएगा, संबंध स्थापित कर रहा है। वहाँ पर एक शब्द दूसरे शब्द के साथ क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो आप समझ जाएंगे वहाँ पर क्या है, संबंध कारक है। चलिए अब समझते हैं सातवें कारक को। सातवां है अधिकरण कारक। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकार जताएगा। वहाँ पर अधिकरण से क्या, अधिकार जताएगा। जैसे परिभाषा है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। और इसकी मुख्य पहचान जो है में और पर है। में विभक्ति और पर विभक्ति आपको मिल जाएगी अधिकरण कारक में। तो वहाँ पर आप पहचान कर लेंगे कि ये कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। जैसे सड़क पर गाड़ी खड़ी है। अब यहाँ पर तुरंत क्वेश्चन करें, कहाँ गाड़ी खड़ी है? तो सड़क पर, तो ये क्या हो जाएगा, इस किस में आ जाएगा, अधिकरण कारक में आ जाएगा। सड़क क्या है, सर्वनाम है। सड़क क्या है, सड़क क्या है, संज्ञा है। सड़क क्या है, संज्ञा है। तो ये क्या हो जाएगा, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। तो कहाँ गाड़ी खड़ी है, सड़क पर। तो ये पर क्या है, पर विभक्ति क्या है, यहाँ किस में आ रही पर विभक्ति, अधिकरण कारक में आ रही है। जैसे घर पर पिताजी हैं। तो कहाँ पिताजी हैं, यहाँ पर तुरंत क्वेश्चन करो, कहाँ पिताजी हैं? तो आपको पता चलेगा घर पर हैं या फिर कहीं और हैं। तो यहाँ पर क्या है, घर पर। तो पर क्या है, यहाँ पर जो विभक्ति है आपको बता देगी कि ये कौन से कारक में है, अधिकरण कारक में है। समझ गए होंगे? अभी नहीं समझ में आया होगा तो अभी और समझते हैं। अगले एग्जाम्पल दिया है, घोंसले में चिड़िया है। कहाँ चिड़िया है, कहाँ चिड़िया है, तुरंत क्वेश्चन करो। घोंसले में चिड़िया है, घर में चिड़िया है ना। सड़क में चिड़िया है, सड़क पर चिड़िया है, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे में और पर आपको मिलेगा तो आप क्या बताएंगे, वहाँ पर अधिकरण कारक है। क्या है, अधिकरण कारक है ना। आप समझ जाएंगे तुरंत ही कि वहाँ पर कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। अब समझते हैं हम संबोधन कारक को। संबोधन कारक आखिरी कारक है। इसकी परिभाषा है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो या, तो उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। नोट क्या है, इसका कोई जो है कारक चिन्ह नहीं होता है। नोट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया था जहाँ भी नोट मिले तो ये समझ के चलिए वो वेरी इम्पोर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, बस इसकी पहचान ये होती है कि विस्मयबोधक चिन्ह लगा होता है, संबोधन का चिन्ह लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया, खबरदार। तो खबरदार जब बोलते हैं हम तो उसके पीछे क्या हो जाता है, संबोधन का चिन्ह लग जाता है, जिससे हम पहचान कर लेंगे कि क्या है, संबोधन कारक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, लड़के जरा इधर आ। तो यहाँ पर क्या है, लड़के में कौन सा चिन्ह लगा, संबोधन का चिन्ह लगा है। और जरा इधर आ, तो ये क्या है, इसमें भी क्या है, संबोधन का चिन्ह लगा है। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। इस प्रकार से हम सभी कारकों को पहचान सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।